पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हमारा ये महामंच इसलिए सजा हुआ है क्योंकि 7 चरणों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब इसी के साथ सबके जेहन में सवाल है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका होगा राज तिलक और किसको बाहर का रास्ता दिखा देगी यहाँ की जनता। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने जातिगत आंकड़ों के लिए भी जानी जाती है। जातिवाद भी यहाँ पर हावी होता है। हालांकि बीजेपी बार बार ये दावा करती है कि बीजेपी ने जातियों के जंजाल को तोड़कर 2014 से ही प्रचंड बहुमत लाने का काम किया है, लेकिन स्थिति ग्राउंड जीरो की वास्तव में क्या कहती है? इसी वजह से हमने इस सेशन का नाम रखा है कि अब की बार ब्राह्मण वोट किसके साथ। और हमारे साथ यूपी बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मंच पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। आपका बहुत स्वागत है सर। और चूंकि अब सीधा सा सवाल पहले आप ही से पूछ लेती हूं, यही कि बीजेपी की इस बार की स्थिति क्या रहने वाली है अब जब चुनावी तारीखें सामने आ गई और ब्राह्मण मतदाता, चूंकि उसके लिए बीजेपी ने अपनी 4 सदस्यीय टीम भी बना ली है। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 1980 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ब्राह्मण बड़ी तादाद में 2017 में जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बार की स्थिति क्या है? पंडित जी लोग नाराज हैं क्या आप लोगों से? माइक ले लीजिए सर। देखिए, मुझको लगता है कि जब मैं समाचार पत्रों में और या इस प्रकार के चैनल्स के वार्ता में सुनता हूं तो मैं आश्चर्य भी होता है, और आश्चर्य के साथ साथ कोई इस प्रकार का संशय मेरे मन में नहीं है कि ये चर्चाएं नहीं होंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्यों? 2017 में, 2019 में, उसके बाद उपचुनाव में, पंचायत के चुनाव में या जो भी चुनाव आते रहे, विपक्ष हमेशा से इसी प्रकार के सम्मेलन, इसी प्रकार के दुष्प्रचार, इसी प्रकार की भ्रांतियों को पैदा करने का उपक्रम करता रहा है। और जितना करता है उतना ही बीजेपी का वोट बढ़ता है। ब्राह्मण का जब नाम लेता है तो ब्राह्मण चाहता क्या है ये इसकी जिक्र नहीं करता। ब्राह्मण एक जात नहीं, एक श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति है, एक वो प्रवृत्ति है जो अपना नहीं दूसरों के सुख में अपने सुख की अनुभूति करता है, और जो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन चाहता है, देवी देवताओं का सम्मान चाहता है, अपने ग्रंथों का, अपने वेद पाठों का सम्मान चाहता है। कौन देगा ये? श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में क्या विपक्ष ने सहायता किया था? क्या राम सेतु बंधु रामेश्वरम और श्री राम जी काल्पनिक हैं, ये एफिडेविट किसने दिया था? पतंगा पर नहीं मारेगा किसने कहा था? श्री राम मंदिर की जगह पर चिकित्सालय बना दें, पंचायत घर बना दें, विश्वविद्यालय बना दें, किसने कहा था? आज तक सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, जितने भी आप नाम ले रहे हैं, उनके वरिष्ठतम नेता कौन सी राम मंदिर का दर्शन करने के लिए गए हैं? कौन बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का जब निर्माण हुआ, आज तक 70 सालों के बाद भी किसने क्यों नहीं सोचा 3000 स्क्वायर फीट की जगह 1.5 लाख स्क्वायर फीट का जब बनाया? प्रधानमंत्री जी ने जब गंगा का स्नान करके आचमन लिया, ये भारत की संस्कृति का एक विराट स्वरूप था। लेकिन विपक्ष के एक बड़े नेता का बयान, मोदी जी के अंतिम शब्द, मोदी जी के साथ अंतिम शब्दों को जोड़ के, आप कब तक कुठाराघात करते रहोगे भारतीय संस्कृति पर? कब तक कुठाराघात करते रहोगे हमारी मान्यताओं पर? प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति के साथ में अंतिम शब्द का प्रयोग, वो चिरायु हो, सतायु हो, मेहनत के साथ देश को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आप एक सीमाओं को लांघ जाते हैं। आज कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, लाभ किसको होगा? धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों की मान्यताएं भी होंगी। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर बन रहा है, ये सबके लिए अवस्थापना सुविधाएं होंगी। आज भगवान रामलला के दीपावली के दिन जब हेलीकॉप्टर से फूल बरसाता हुआ जब वहां पर रामलला उतरते हैं बजरंगबली श्री हनुमान और माता सीता के साथ, क्या देख के हर्षोल्लित नहीं होते लोग? हेलीकॉप्टर से आज जब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसता है, और फूल बरसने में एक समय वो भी था जब कांवड़िया की यात्रा निकलती थी, वो बम बम भोले बोलते थे और अराजक तक पत्थर बरसाते थे। आज फूल बरस रहे हैं, ये परिवर्तन नहीं है क्या? फूल तो बरस रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा सीधा सा, आपका प्रश्न का ही उत्तर है। 4 सदस्यीय ब्राह्मणों की टीम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की? यही कह रहा हूं आपको, यही विपक्ष की समझ में नहीं आता है। वो ब्राह्मण को वोट बैंक समझ रहा है, यही उसकी भ्रांति है। जितना वो समझते हैं उतना ही ज्यादा बढ़कर होता है। आज सबसे आप लोगों ने भी तो तय किया है कि 10,000 से ज्यादा जहां पर ब्राह्मण मतदाता होंगे वहां पर बड़े-बड़े हम लोग जात के किए जाएंगे उनको लुभाने के लिए। बीजेपी जात के आधार पर निर्णय लिया ही नहीं करती। हमारे तो कई ऐसे प्रत्याशी, सुरेश खन्ना जी 8 बार 9 बार जीत कर आए, 9 बार। वहां खत्री कितना है? सतीश महाना जीत कर आते हैं, खत्री कितना है?
कई जगह हमारे ऐसे प्रत्याशी कहते हैं जी जात बिरादरी का 10 वोट नहीं है और उनको हम टिकट देते हैं। बीजेपी टिकट के मामले में भी और किसी प्रकार के आचरण में कभी जातीयता नहीं लेती। सबका साथ सबका विकास हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री जिस गोरखपुर से आते हैं वहां के कई बड़े ब्राह्मण चेहरों को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने का काम अखिलेश यादव की ओर से किया गया है। आप कुछ लोगों को बड़ा चेहरा बताकर मैं समझता हूं बड़ा स्वरूप प्रकट करने का जो कार्य होगा उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो मूल ब्राह्मण हो या कोई और जाति हो, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विकास के कार्य किए हैं, जिस प्रकार से संस्कृत का प्रतिपादन किया है, संस्कृत के कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं जहाँ शिक्षक ना हो। आज संस्कृत का जो अध्यापक है उसको भी माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों की तरह से शिक्षक पुरस्कार मिलता है, 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है अगर वो पुरस्कार पाता है। विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए और टैबलेट मिलता है अगर वो प्रथम 10 स्थान पर आते हैं। आज मुफ्त में संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास को हमने पास किया, वहाँ रहेंगे भी, खाएंगे, पढ़ेंगे भी। विश्वविद्यालयों में भी, मेरठ यूनिवर्सिटी में भी अभी देखो कई शिक्षकों के पदों को हमने सृजित किया है, कई विश्वविद्यालयों में हमने शुरू किया है। तो ये जो चाहता क्या है ब्राह्मण, वो चाहता है कि उसके संस्कार जीवित रहें, उसकी मान्यताएं जीवित रहें, उसकी प्रतिष्ठा जीवित रहे। एक समय वो भी था ना, सम्मान भी मिलता रहे। मैं एक समय वो भी था, कहीं कमी तो नहीं करती भारतीय जनता पार्टी ने। चित्रा जी, एक समय था कि शिखा रखना, हाथ में कलावा बांध के टीका लगा के चलने पे लोग डरते थे। किसी सरकारें थी, तिलक तराजू और तलवार से नारे लगा करते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज हम सबका सम्मान कर रहे हैं, सभी जातियों का। हम वाल्मीकि जी की भी मूर्ति लगा रहे हैं, रविदास जी की भी लगा रहे हैं, कबीरदास जी की भी लगा रहे हैं, उदा देवी की भी लगा रहे हैं, राणा प्रताप जी की भी लगा रहे हैं, अग्रसेन जी की भी लगा रहे हैं, तो हम परशुराम जी की भी लगा रहे हैं। हम तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सभी के साथ। इस आचरण से बीजेपी चलती है। अच्छा, लेकिन एक आंकड़ा है, 1980 के बाद सबसे ज्यादा जो अपर कास्ट ब्राह्मण विधायक रहे वो चुन कर आए। 56 इस बार विधायक हैं, जिनमें से 46 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी 48 हैं। आपके टिकट पर जीत कर आए हैं वो जी, ठीक है। लेकिन 1980 के बाद 89 में एनडी तिवारी के बाद आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना प्रदेश का। देखिए, तो ब्राह्मण ये भी तो चाहता है कि हमारी जाति का भी मुख्यमंत्री बने। हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, यही समझ लोगों में नहीं है। बीजेपी के हर कार्यकर्ता पावरफुल है। यहाँ प्रधानमंत्री जी भी अपने को कार्यकर्ता ही बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता ही हैं। हमारे वहाँ ये विषमता नहीं है। ये दूसरे दल में एक सूत्री राज्य होता है। हमारे वहाँ एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, एक कार्यों का विभाजन है। हर व्यक्ति को अपने दायित्व पता है। निचले बूथ स्तर के कार्यकर्ता का भी महत्व जितना बड़ा है, उतना ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व में कोई काम करने वाला व्यक्ति है, आज बूथ का कार्यकर्ता सीधे उससे बात कर सकता है। ये दूसरे दलों में ये लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है। और यहाँ मैं नहीं होता, यहाँ प्रत्याशी नहीं हुआ करता बीजेपी में। जो बीजेपी की कार्य पद्धति जानता है, हमारा प्रत्याशी कौन, तो कार्यकर्ता एक ही आवाज में बोलेगा, कमल का फूल। कमल का फूल बीजेपी की नीति, रीत, सिद्धांत। और हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं? राजनीति के उद्देश्य के लिए केवल हम राजनीति में नहीं आए हैं। बीजेपी राजनीति के साथ सेवा भाव में आई है। आप पूछिए, आपको तो बड़ा खोजी चैनल है, आपके चैनल के तमाम क्लिप्स मौजूद होंगी। 1.5 साल के अंतराल में एक क्लिप आप हमको अपने चैनल पर दिखा दीजिएगा कि विपक्ष का कोई बड़ा नेता कोरोना के समय अपने चुनाव क्षेत्र में भी जाकर और कोई काम कर रहा हो, बड़े नेता का मैं बात कर रहा हूं, और कार्यकर्ता उनके कोई सेवा का काम कर रहे हों। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम पर काम करते करते सैकड़ों की तादाद में दिवंगत हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। 7 एमएलए हमारे दिवंगत हुए हैं, 3 मंत्री हमारे नहीं रहे हैं। ये बीजेपी है। किट्स को बांटना, सैनिटाइजर को बांटना, कोरोना पॉजिटिव के लोगों को हॉस्पिटलाइज कराना, हॉस्पिटल कार्य में उनके घर के लोगों को भोजन पहुंचाना, श्रमिक काम है तो उनके लिए बस की व्यवस्था करना, उनको क्वारंटीन कराना, उनके रोजगार की व्यवस्था करने में सहायता करना, ये काम करती है बीजेपी। बीजेपी कभी केवल वोट की राजनीति के लिए नहीं, मौसम 4.5 साल तक, 4.5 साल तक घरों में एयर कंडीशन में विदेशों की यात्रा करते रहे, करते करते 4.5 साल बीत जाएं, अचानक प्रकट हो जाएं, और प्रकट होने के बाद वो अपनी राजनीतिक पर्यटन यात्राओं में केवल कुछ न कुछ दोषारोपण करके, आरोप करके और सरकार को बदनाम करने का काम करें, ये जनता जानती है। आप 4.5 साल तक कहाँ थे? संकट था तो आप कहाँ थे? आप कह रहे थे, कुछ एक दल तो कह रहा था वैक्सीन आ नहीं सकती, दिल्ली में बैठे हुए नेता को कह रहे थे कि यार वैक्सीन आए तो विदेश से खरीद लो। जब हिंदुस्तान में बन गई तो कहें प्रभावशाली नहीं होगी, प्रभावशाली हो गई तो कहने मुफ्त में होनी चाहिए, जब मुफ्त में हो गई तो कहने लगे लगेगी कैसे, जब लगेगी ट्रेनिंग दे दिया गया, लग गई। तो अब उसके बाद नया सुगोफा, एक उत्तर प्रदेश के नेता ने कहा ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, ये तो वैक्सीन जो है ये मोदी जी की वैक्सीन है, मत लगाना, जब सत्ता में आएंगे तब लगाना। क्या 1.5 साल तक का ये कोई जनता इंतजार करती?
आज कोरोना के संक्रमण से पूरा विश्व करहा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश आज कोरोना के संक्रमण के युद्ध में एक नियंत्रण की स्थिति में अपने आप को पाता है। ये गर्व की बात नहीं है क्या? ऑक्सीजन, लेकिन फिर लोग गिनाने लगेंगे ना कि गंगा के ऊपर से जो तैरती लाशें थी उसके लिए कौन जिम्मेदार था? देखिए आज अगर इसके पहले जाकर आप देखें, कुछ परंपराएं हुआ करती थी, उन परंपराओं के अंतर्गत उनका प्रवाहन होता था। ये ऐसा नहीं कि कोरोना का कारण ही होता था, वो निरंतर इस प्रकार की प्रक्रिया थी। आप वाराणसी में अगर आप चले जाओगे तो वाराणसी में तो 24 घंटे लोग कई जिलों से नहीं, कई प्रदेशों से वहां दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। वो परंपराएं रही हैं। यह है कि कैमरा आपका अगर देर से पहुंचा हो, और विशेष ये हो सकता है कि कोरोना के संक्रमण काल में उनकी संख्या में कुछ वृद्धि हुई हो, हम नहीं कहते ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन नियंत्रण करने की जो प्रवृत्ति थी पूरी दुनिया ने सराहा है। WHO ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कार्य सर्वश्रेष्ठ था। आज लोग कोरोना की वैक्सीन हमने कैसे लगा लिया, कई विदेशों के लोग आके आज शोध कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, मैं लौटूंगी, चूंकि कोरोना की थर्ड वेव के दस्तक, इन सब के बीच चुनाव प्रचार को भी अलग तरीके से करने की इजाजत दी गई है चुनाव आयोग की ओर से। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से, चूंकि आप बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और इस सेशन का नाम भी उसी के आधार पर हमने तय किया है, अजय मिश्रा टेनी को हटाने में बीजेपी इसलिए डर रही है क्योंकि ब्राह्मण वोटर नाराज हो जाएंगे, इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, पहली बात तो आप जो बार बार ब्राह्मण कहते हैं, मैं कर्म से भी हूँ, शिक्षक हूँ और जात से भी हूँ। मेरे बाबा भी पंडिताई पुरोहिताई करते थे, पिताजी पुरोहिताई करते थे, आज मेरा एक भाई भी पंडिताई करते हैं और कर्मकांड का काम मेरा भतीजा भी करता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होने का मतलब नहीं कि मैं किसी दूसरी जात के साथ दुराव करूँ। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी के कार्यकर्ता का नैतिक दायित्व सबका साथ सबका विकास, और हम बीजेपी में कार्यकर्ता के नाते सबके साथ और सबके विकास के साथ में काम कर रहे हैं और सभी जातियों के साथ में अच्छा काम हो सके, ये मेरा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। और ब्राह्मणों का भी उत्पीड़न ना हो, ये भी मेरा एक दायित्व बनता है और उस दायित्व का निर्वहन हम सबने मिलकर किया है। क्या ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरवाद इस तरह की स्थिति ये बीजेपी में नहीं होता। ये जो लोग करते हैं, जो जाति के आधार पर सपने देखते आए हैं। कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किए, विकास नहीं किए, चुनाव आए तो फलाने ग्रुप का माफिया को इकट्ठा कर लिया, फलाने ग्रुप के दबंग व्यक्ति को कलेक्ट कर दिया, फलाने व्यक्ति के जिन पे आरोप है उनको इकट्ठा कर लिया, फलानी जात के नेताओं को इकट्ठा कर लिया और जाति चलाया, संप्रदाय चलाया, बांटा लोगों को, बांटने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। अब ये उत्तर प्रदेश उबर चुका है। ये उत्तर प्रदेश नया उत्तर प्रदेश है। ये मोदी जी का और योगी जी का उत्तर प्रदेश है, जो कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी दुनिया की आर्थिक स्थिति स्थिर हो गई थी, विचलित हो गई थी। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष भी 65,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आया है। आज उस उत्तर प्रदेश के बारे में, जिस उत्तर प्रदेश को लोग कहते थे यहाँ तो तमंचा बन रहे हैं, आज वहाँ तो मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। आज वहाँ पर ऑटोमेटिक राइफल्स का निर्माण हो रहा है। वो उत्तर प्रदेश जिसमें डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वो उत्तर प्रदेश जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में अव्वल बन गया है। 5-5 एक्सप्रेसवे और 7-7, 6-6 मेट्रो, कई हाईवे, कई जगह पर आप देखो, हर जगह विद्युत के कनेक्शन, हर जगह गांवों में प्रधानमंत्री आवास, हर जगह गैस के कनेक्शन, शौचालय, ऐसी चीजें कि हमारा डीएपी की खाद की सुविधा, यूरिया खाद का, नीम कोटेड यूरिया की सुविधा, ये पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि बदल गया है उत्तर प्रदेश। 3 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना धरातल पे, आज हब बन गया है। आप जाके नोएडा का क्षेत्र को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन गया है। 70 मोबाइल बनते हैं उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में 100 मोबाइल बनते हैं, 70 मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। अचीवमेंट नहीं है क्या ये? ड्रोन आज उत्तर प्रदेश में बनने की फैक्ट्री लग रही है। आज यहाँ पर अगर आप देखो तो विभिन्न प्रकार के आज ऐसे उद्योग लग रहे हैं जिनकी कल्पना हमने पहले नहीं करी थी। 4.5 लाख नौकरी देते हैं, एक आरोप नहीं। 3.5 लाख संविदा नौकरी देते हैं, एक आरोप नहीं। 1,61,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देते हैं। सबकी एक पारदर्शी व्यवस्था को अपनाते हैं। हम 36,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर देते हैं एक ही झटके में। आपने पारदर्शिता का यहाँ पर जिक्र किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर ठाकुरवाद के आरोप लगते रहे हैं और उसको लेकर एक मीडिया रिपोर्ट का आंकड़ा है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। यूपी के 75 जिलों में 40% यानी कि 30 में सामान्य वर्ग के जिलाधिकारी तैनात हैं। इनमें से 20 ठाकुर हैं, 8 ब्राह्मण जाति के हैं, 1 यादव है। आपके आंकड़े गलत हैं, इनको पुनर्अवलोकन कर लीजिए। इन आंकड़ों को मैंने भी देखा था। कई लोगों के ऐसे नाम दिए कि
कि फलाना ये जिनके आगे सिंह लग गया, उत्तर प्रदेश में सिंह ब्राह्मण के आगे भी लगता है, कुर्मी के आगे भी लगता है, लोध के आगे भी लगता है। और उन्होंने कहा कि प्रभु नारायण सिंह, आगरा का उदाहरण दे रहे थे, मैं वहाँ का प्रभारी हूँ, लिखा कि ठाकुर प्रभु नारायण सिंह को वहाँ पर प्रभुनाथ सिंह को कर दिया। अरे वो ठाकुर नहीं है। इसी प्रकार के आंकड़े जब देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि दुष्प्रचार होना चाहिए, लेकिन दुष्प्रचार की एक सीमा होती है। आपको लग रहा है कि ये रिपोर्ट गलत है? गलत रिपोर्ट है। आपको जिसने दिया वो गलत आंकड़े दिए। हमारे वहां जात के आधार पर पहली बार जात के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ना तो काम संगठन में करती है, ना सरकार में करती है। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, संत हैं और संत की कोई जात नहीं हुआ करती, पहले जान लीजिए। सब बराबर होते हैं और जिसके लिए आप काम करो उसके पक्षी हो गए, जिसके लिए ना करो उसके विपक्षी हो गए। ये कभी कभी होता है। कार्य शैली में कुछ काम होते हैं जिनके ऊपर लोग संतुष्ट होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़े लोग असंतुष्ट भी हो सकते हैं। ये एक प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन उसके लिए किसी पर ये आरोप लगा देना, जहां से जीतते हैं ना वहां पर निषाद हैं, वहां पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है जहां से वो जीत कर आते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई वाद होता, कैसे 5-5, 7-7 बार जीत के लोकसभा के सांसद पहुंचते? ये 1998 से दुष्प्रचारित है, ये दुष्प्रचारित है और लोग भ्रम की स्थिति में हैं। और ब्राह्मण को अगर कोई भटकाने की कोशिश करे, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, ये लोगों को बुद्धि देता है। इसको बुद्धि देने वाले विपक्षी दलों से मैं कहूंगा कि बुद्धि देने का काम बंद करो। ये ब्राह्मण देवता हैं। अच्छा, ये और कब ब्राह्मण तक दूसरों देवता को बुद्धि किसी के देता बहकावे रहेगा? में नहीं आने वाले। आप लोगों के मन में कभी सवाल नहीं आता है कि अगर इतना ताकतवर है, आप बता रहे हैं कि विद्वान वर्ग है, ताकतवर है, सारी चीजें आप गिना रहे हैं, तो वो पूछेगा ना आपसे कि कब तक वो दूसरों को बुद्धि देता रहेगा? उसकी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल बड़ी कुर्सी के लिए कब जो होगा? मैंने कहा ना, हाँ। कि वो क्या चाहता था। अब संस्कृत निदेशालय हम बना रहे हैं, संस्कृत टीचर हम कर रहे हैं, अब पाठ्यक्रम का एनसीईआरटी का परिवर्तन हमने किया है, पुरोहिती और कर्मकांड ज्योतिष कोर्स में हमने डाला है। हमने जो है जितने भी हो सकते थे जो भारतीय संस्कृत के प्रतिपादन किया, चित्रकूट धाम का डेवलपमेंट अथॉरिटी बना है, आज विंध्याचल का डेवलपमेंट अथॉरिटी बना है, आज नैमिषारण्य का बना है, आज रंगोत्सव मथुरा में होता है, देव दीपावली वाराणसी में होती है, आज जो है दीपावली का पर्व अयोध्या में मनाया जाता है। सारे पर्वों को हमने, एक रामायण मेला बिठूर में होता है, हर चीज को हमने किया है जो हमारी भारत की संस्कृति का प्रतिपादन करती है। और यही चाहता है ये वर्ग। और ये नेता कुछ भी बोलते रहे, आप देखिएगा पिछले के पिछले का रिकॉर्ड इस बार उत्तर प्रदेश में टूटेगा। 10 फरवरी आएगी, 10 मार्च आएगा, चुनाव परिणाम आएंगे, विपक्ष की विदाई, भाजपा को बधाई, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा बीजेपी का और विपक्ष अपने पिछले जो आंकड़े हैं उनको पार करने में भी वो सफल नहीं होगा। परशुराम जी की कितनी भी मूर्ति अखिलेश यादव लगाएं, फरसा कितना भी उठा के फोटो शेयर करें, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, आडंबर, और देखो मैं किसी नेता पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। पहली तो आपके जो प्रश्न अगर किसी नेता विशेष के बारे में होंगे तो मेरा प्रश्न का उत्तर नेता विशेष के बारे में नहीं होगा। मेरा एक ही प्रश्न रहता है कि आप दिखावा, अगर कोई भी ये नेता है करेगा विपक्ष का, और विपक्ष का नेता दिखावा करने जनता उससे प्रश्न नहीं करेगी कि श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो आप लोग कहाँ चले गए थे? कार्ड सेवकों पर गोली चल रही थी तो आप लोग कहाँ चले गए थे? जब कोर्ट में एफिडेविट लगाया जा रहा था कि राम जी काल्पनिक हैं तो आप कहाँ चले गए थे? जब जन्माष्टमी में जो परंपरागत से आज़ादी के बाद से जो वहाँ पर जन्माष्टमी थानों में और मनाई जाती थी, परंपरागत है, वो क्यों बंद हो गई थी पिछली सरकारों में? अगर आदेश नहीं दिया था किसी सरकार ने तो वो मनाई क्यों नहीं जा रही थी? इसकी जांच क्यों नहीं कराई थी? 2017 में आने के बाद वो फिर से शुरू हुई। तो ये कारण लोग नहीं पूछेंगे क्या? लोग पूछेंगे कि आपको उस समय याद नहीं आया था? पिछले चुनाव होते थे, आपको याद होगा कि तब टोपियों का रंग दूसरा होता था। कौन सा रंग होता था? अब वो जो होता तो आपको पता है, और लगा के उन्माद पैदा किया जाता था जान के। बीजेपी हिंदू और मुसलमान में उन्माद पैदा नहीं करती। बीजेपी में अगर गैस का सिलेंडर मिला होगा तो हिंदू को भी मिला, मुस्लिम को भी मिला। मकान मिले हैं तो हिंदू को भी मिले, मुस्लिम को मिले। अगर लोन मिला है, सम्मान निधि मिली है तो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को मिला। किसी की जात को पूछकर राशन नहीं मिला है, खाद्यान्न मिला है तो सबको बराबर मिला है। बल्कि जो गरीब तबका मुस्लिम वर्ग में ज्यादा था तो उसको ज्यादा मिला है। तो ये हमने पार्शलिटी नहीं करी, तुष्टिकरण किसी का नहीं, न्याय सभी के साथ। लेकिन विपक्ष क्या करता था? विपक्ष की सरकारें वोट करेगा बीजेपी को। देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर मेरा शुरुआत में यही था, बीजेपी वोट की राजनीति नहीं करती। राजनीति के साथ साथ सेवा धर्म भी हमारा है। सेवा ही संगठन के नाम से हमने काम किया तो उसको मैंने बताया ना।
तो बीजेपी का उद्देश्य केवल राजनीतिक मंतव्यों को प्राप्त करना नहीं है, इस राष्ट्र के निर्माण में, इसकी समृद्धि में, इसके गौरव में, इसके महत्व में वृद्धि करना, ये भी हमारी कल्पना है। और उस कल्पना को दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के रूप में प्रणीत किया था। लोग कहते हैं सपने आते हैं। एक अभी मैं कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, एक वरिष्ठ नेता ने कहा विपक्ष के कि चौधरी साहब ने जो आज आप नदियों को लिंक करने का काम कर रहे हैं प्रदेश में, आपस में जोड़ने का, ये 40 साल पहले चौधरी साहब ने कहा, सपना देखा था इसका। मैंने कहा सपना देखा था चौधरी साहब ने, लेकिन चौधरी साहब के सपने के बाद में कितनी सरकारें चौधरी साहब का नाम ले लेकर बनी हैं, जीती हैं, कितने विधायक और कितने मंत्री बने हैं केंद्र में और प्रदेश में, कितनी सरकारें आई, लेकिन किस सरकार ने चौधरी साहब के सपने को पूरा किया था? अगर आज लिंक आपस में जोड़ने का काम नदियों को करने का कहीं भी किया होगा, आज हर घर जल नल का प्रयोग अगर आज बीजेपी ने किया होगा, हर घर में उजाला हो, लाइट को देने का काम हमने किया, अगर सड़क बनाने का काम हमने किया, तो ये सपना देखा होगा चौधरी साहब ने। बात सही है, वो किसानों के नेता थे, मसीहा थे, लेकिन उस सपने को इन लोगों ने पूरा क्यों नहीं किया? आज ये प्रश्न जनता इनसे पूछती, बीजेपी ने किया। चौधरी साहब का बार बार इतना ताकत लगा के जिक्र इसीलिए हो रहा है ताकि पश्चिमी यूपी में सबसे पहले चुनाव है और इस मंच से वहां तक मैसेज ले मैं मैसेज नहीं पहुंचाता हूं, वहां के लोगों को मैसेज है, और लोगों ने इसीलिए मैसेज करने के बाद पिछले बार सभी को हरा कर भेजा है और सुपड़ा साफ हुआ था। इस बार देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछला रिकॉर्ड टूटने वाला है। लोगों में जिस प्रकार से मोदी जी ने किसानों के लिए काम किया है, अखिलेश यादव साथ हैं, उसका असर नहीं पड़ेगा। साथ इस उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन, जिसको महागठबंधन कहा था आज तक ने, मैं देख रहा था आपके पिछले जो एंकर थे, उन्होंने इतनी गर्मजोशी के साथ में कहा था कि महागठबंधन सारे लोगों के लिए खतरनाक हो गया है और इसका मुकाबला बीजेपी कैसे करेगी, उसके सामने चुनौती है। हमने कहा था कि हम इनका सुपड़ा साफ करेंगे। सपा बसपा मिले, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया, बाद में पहले इसके कांग्रेस और सपा मिले, बसपा ने बाहर से समर्थन किया, इनका सुपड़ा साफ हुआ। उससे बड़ा गठबंधन आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई नहीं हुआ है। और अब अगर वो हमारा पास में एक दल गया है, एक छोटा सा दल गया है 7-8 सीटों वाला, अगर वो दल गया होगा या तो उस दल के अलावा हमारे पास और दल जुड़े ना हमारे साथ में, हमारे साथ और दल भी जुड़े और लोग भी जुड़े, और इतना बड़ा महागठबंधन का बड़ा दल उनसे अलग हुआ। इसकी तुलना और विश्लेषण कोई क्यों नहीं करता? जब इतना बड़ा गठबंधन नहीं, महागठबंधन को हमने बिल्कुल धूल चटा दी जनता ने, हमारी मतदाताओं ने, तो आज कौन मुकाबला करेगा? आज क्या स्थितियां कोई बदल गई हैं क्या? आज कोई बहुत बड़ा काम किसी ने कर दिया है क्या? आज हमने कौन सा ऐसा काम करा है जो आज जनता के हित में नहीं है? उनके लिए कहा जा रहा है छोटे छोटे दलों को साध कर दरअसल बीजेपी के हिंदुत्व की काट निकालने की कोशिश किया है। कौन हमारे साथ में नहीं है? कौन नहीं है हमारे साथ में? सारे लोग हमारे साथ में, हमने नेतृत्व तो खड़ा किया है। अगर लोग आप एक किसी दल की बात कर रहे हैं तो आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने का काम किसने किया है? पहले विदेशी आक्रांता जो महाराजा सुहेलदेव जी के साथ जिसका युद्ध हुआ था, उसकी जयंती लोग मनाते थे। आज बीजेपी ने शुरू किया है वहां पे सुहेलदेव जी, महाराजा सुहेलदेव जी। मैं पर्यटन का चेयरमैन था, सबसे पहले 12 लाख रुपए मैंने दिया था वहां पर बनने के लिए 98 में। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहां पर मेला लगाया। आज वहां मेडिकल कॉलेज महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर, सड़कें उनके नाम पर, आज बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, कई 100 करोड़ रुपए का महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ उनके नाम पर, आज कई 25 करोड़ से ऊपर, मैं एग्जैक्ट राशि और ज्यादा है, का ऑडिटोरियम और वो बनाने का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पे। उनके जात के कितने लोगों को बताऊं, खेत में काम करके खुरपी चला रहे थे एक हमारे राजभर कार्यकर्ता, उनको टेलीफोन भी उनके पास में नहीं था, उनको हरकारा लेकर जाकर बताता है कि साहब आपको बीजेपी कार्यालय से फोन आया है। काय को फोन आया है? उनका साहब आपको बात कर लीजिए। फोन पहुंचता है कि आपको राज्यसभा का सांसद बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है। चौंक जाते हैं, उनसे कहा जितनी संपत्ति हो उसका ब्यौरा लेकर आओ। बोले मेरे पास तो कोई संपत्ति ही नहीं है। आखिर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। बीजेपी गरीबों को, कुचलों को, पिछड़ों को, सबको, ना अनुसूचित, ना दलित, ना सवर्ण, गरीब सवर्ण को भी हम, गरीब जो सामान्य लोग हैं उनको भी हम आरक्षण देने के काम करते हैं। हम भेदभाव नहीं करते, इसलिए ये वेदना, ये पीड़ा विपक्ष के चिंता का कारण बन गई है। ठीक है, अब चलते चलते आखिरी के 2 सवाल। पहला ये कि खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी की ओर से चुनाव लड़ने की बात कही गई है कि हम लोग तैयार हैं, पार्टी को निर्णय लेना है। क्या आप भी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव आप लड़ें?
क्या आपके मन की बात क्या है? और देखिए, बीजेपी में मन की बात नहीं होती जो कार्यकर्ता के, हाँ, बीजेपी में संगठन के मन की बात होती है। संगठन कहता है कि दरी बिछाना है तो कार्यकर्ता उसमें ये नहीं पूछता क्यों बिछाऊं, वो कहता है कि आपको माइक लगवा के सभा करानी तो वो उसके लिए लग जाता है। और मैं एक वार्ड के स्तर का कार्यकर्ता निकला हूँ और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं पूज्य अटल जी के सानिध्य में मुझे अवसर मिला है, उनके चुनाव संचालन समिति का भी मैं था। मैं माननीय कुशवाहा भाऊ जी के साथ में, माननीय भंडारी जी के साथ में, माननीय जोशी जी के बारे साथ में, अटल जी, अडवाणी जी के, बड़े माननीय राजनाथ जी और कल्याण सिंह जी ऐसे लोगों के साथ में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। माननीय मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व का और अमित शाह जी ऐसे लोगों का सानिध्य मुझे मिला है। मैंने कभी मैं वाला शब्द हमारे वहाँ नहीं होता, वहाँ तो सीधे जो संगठन होता है वो अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश आदेश देता है। आएगा तो तैयार हैं। देखिए, तैयार वाला होना और ना होना प्रश्न नहीं उठता है, जो निर्णय संगठन लेता है वो क्रियान्वित होता है 100% हमारे वहाँ। हमारे वहाँ इफ या बट नहीं होता। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 2027 तक अभी मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ, नेता सदन भी हूँ विधान परिषद में। ठीक है, अब चलते चलते कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को? अब चूंकि अब देखिए इलेक्शन की डेट आ गई है सामने और चुनौतियां भी हैं, चूंकि आप लोगों को डिजिटल माध्यम का ज्यादा इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचना है, तो प्रैक्टिकल आंकड़ा जो भी होगा बताइएगा। देखिए, मुझे एक स्मरण आता है कि कांग्रेस ने कहा था कि आदरणीय राजीव गांधी जी डिजिटल इंडिया के निर्माता हैं। एक और पार्टी है, उसने कहा था कि लाखों लैपटॉप बांट के, और उन्होंने योगी जी के बारे में पूछा था कि वो लैपटॉप चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। इस प्रकार के प्रश्न कहीं से आए थे जी। उसका सीधा आशय यही था उन दलों का कि हम डिजिटल में एक्सपर्टीज हैं और हम बहुत अच्छा डिजिटल का वो जानते हैं। आज लोकसभा और आज विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वो हताश और निराश क्यों हैं? अगर इसका विश्लेषण आप करोगे तो पहले दिखाई पड़ेगा, जब पिछले चुनाव आते थे तो ये चिल्लाते थे जीत तो हम रहे हैं, लेकिन ईवीएम का हम क्या कर लें, ईवीएम अगर साथ किसी का ना दे तो हम जीत जाएंगे। आज वही भाषा ये बोल रहे हैं कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर डिजिटल वाला ये गड़बड़ ना हो तो हम चुनाव जीत सकते हैं। इसके मतलब उनकी हताशा निराशा 10 मार्च को आने वाले परिणाम के पूर्व घोषणा है कि वो उनकी पराजय की निकटता को देखते हुए उनकी निराशा झलक रही है। बीजेपी जो भी चुनाव आयोग का आदेश है उसका पालन करेगी। और मैं आपके मंच पर पिछले बार भी जब 2017 में हुआ था तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का प्रभारी था, और उस समय आपने मुझे बुला के पूछा था आपके एक एंकर ने कि कितनी सीट आएंगी, तो मैंने कहा था कि मैं 300 का आंकड़ा पार करूंगा। तो उन्होंने जोर से हंसकर कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कल्पना या आपका सपना हो। तो मैंने कहा चुनाव के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और वो सपना जब पूरा होगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं, पिछला आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी अपना पार करेगी और विपक्ष अपने पिछले चुनाव में पाए हुए जो उसका आंकड़ा था सीटों का, उससे वो कम जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया उप मुख्यमंत्री जी आज तक के इस मंच पर आने के लिए। तो आपने सुना किस तरह का दावा डॉक्टर दिनेश शर्मा की ओर से किया जा रहा है। इनका ये कहना है 312 सीटें बीजेपी की, 325 एनडीए की। जो पिछला 2017 का आंकड़ा था, इस बार उसको ये अपने सहयोगी दलों के साथ पार कर जाएंगे। इनके दावे में कितना दम है इसके लिए तो इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका।